दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल परवेज मैथ मस्ती क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले देखिए, खास करके मैट्रिक में इससे कम से कम 10 नंबर पूछा जाता है। एक तो 5 नंबर में आपका ग्राफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 या 1-2 नंबर रहेगा। ऑब्जेक्टिव 5-7 4-5 रहता है। कुल मिलाकर जो है इसमें कम से कम आपको 10 नंबर पूछा जाता है। अगर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को सही से समझ जाते हैं, उसको बनाने का तरीका को जान जाते हैं, तो आराम से जो है आप 10 नंबर जो मैट्रिक में कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग इसको शॉर्ट में जानेंगे। यहाँ पर हम लिखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या लिखे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप को देखेंगे। इसका सामान्य रूप होता है ax b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी इसमें देखिए, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात करेंगे तो यहाँ पर युग्म का बात होगा। दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा, और दो समीकरण में जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तभी उसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है हल करने का दो विधि होता है। कितना विधि? दो विधि। इसको हल करने का जो है दो विधि होता है। एक होता है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, और एक होता है दूसरा में बीजगणितीय विधि। क्या होता है? बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि को अगर हल करेंगे तो इसको फिर इसमें 3 टाइप आता है। 3 तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। पहला क्या होता है? प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन। और दूसरा विलोपन, और तीसरा वज्र गुणन। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है हम दो तरह से या दो प्रकार से, दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक हो गया आपका ग्राफीय विधि, और दूसरा क्या होता है? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि को जो है आप 3 तरह से उसको सॉल्व करेंगे। पहला टाइप जो होता है प्रतिस्थापन, विलोपन, और तीसरा होता है वज्र गुणन। यानी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं। इसमें जरूरत क्या है? आपको देखना क्या, जैसे समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 2, उसमें से जो समीकरण आपका हल्का होगा, यानी जो आपको लगेगा कि इसको तोड़ना यार बहुत आसान है, चलो इसको तोड़ लेता हूं, तो आप तोड़ सकते हैं, वो आपका मर्जी है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, अगर समीकरण 1 को तोड़ेंगे तो मान 2 में रखेंगे, अगर 2 को तोड़ेंगे तो मान 1 में रखेंगे। आप x के पद में या y के पद में, किसी के पद में आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप हम लोग जो है ना, पहले थ्योरी का बात करेंगे, फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो है आपका समीकरण हम लिखाए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा एक समीकरण लिए हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर जो है ना, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि सर कौन सा समीकरण का हल है, कितना हल है, कौन सा समीकरण में कोई हल नहीं है, इस तरह का कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसमें 3 जो है ना, इसका 3 ये होता है। इसको जब सजाएंगे हम a1 a2 b1 b2 में सजाएंगे, तो 3 टाइप का चीज आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। इसमें 3 टाइप क्या आता है? तो ये देखिए, जब भी इसका बात करेंगे तो एक पहला में आता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये पहला क्या हो गया? इसको क्या बोल सकते हैं? आप मान लीजिए कि यही आपका फॉर्मूला है, इसी बेस पर हम लोग चलेंगे। यानी तीनों बराबर होगा। a1 किसका गुणांक है? तो a1 और a2 ये दोनों x का गुणांक है, b1 और b2 y का, c1 और c2 क्या अचर। तो यहाँ पर जो है ना, चर पद आपका x और y, चर क्या है? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। और एक दूसरा आता है आपका a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। देखिए, इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 बटे, कहीं पर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी शॉर्ट में। और तीसरा जो होता है, ये होता है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2, यानी पहला और दूसरा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, c1 बटे c2। इसको जो है ना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं
A1/A2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सबसे पहले ये तीनों पर जो है ना हम लोग चर्चा करेंगे, ये है क्या। और इस पोजीशन में जैसे मान लीजिए कि आपको हलों की संख्या पूछे कि दो समीकरण आपको दे दिया, पूछे कि इसका कितना हल हो सकता है, इसका कितना हल संभव है। जैसे आपको समीकरण दे दिया, इसको हम मिटा देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एक समीकरण हम लिए 5x + 3y = 17 और एक दूसरा समीकरण 6x + 5y = 9, ऐसे है ना। एक समीकरण युग्म लिए, एक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हल के बारे में। जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी तीनों अनुपात क्या हो, बराबर, ठीक है। यानी दो समीकरण में कंपेयर किए और तीनों अनुपात क्या पाए हमने, बराबर। तो जब बराबर पाएंगे तो इसमें देखिए, इसको आप हल करेंगे ना, चाहे आप बीजगणितीय विधि से हल कीजिए या उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, उसका निश्चित हल जो है या उसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल वो होते रहेगा। इसको जो है ना A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अगर तीनों बराबर हो, तीनों क्या हो, बराबर, तो इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाता है अनंत हल। क्या मिल जाता है, अनंत हल। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ रहता है अनगिनत हल। इसका मतलब इसका हलों की संख्या हमें मालूम नहीं। यानी x का मान हम लोग अगर मानते रहेंगे या y एक का मान मानते रहेंगे तो दूसरा का मान निकलते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब कोई कंफ्यूजन रहा इसके बारे में, तो इसमें जब भी आपका तीनों समीकरण, दोनों समीकरण का जब कंपेयर करेंगे अनुपात, अगर A1/A2 यानी बराबर B1/B2 और बराबर हो जाएगा किसका, C1/C2, यानी तीनों अनुपात को अगर हम बराबर पाते हैं तो आप जो है इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिए, आप समझ लीजिए कि इसका क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपको ऑप्शन खोजना होगा, ऑप्शन देखिएगा, कभी कभी अपरिमित रूप से अनेक हल दे देगा, कभी दे देगा कि अनगिनत हल, तो कभी दे देगा क्या, अनंत हल। तो इस तरह से जो है ना आप लोग जब टेस्ट वगैरह देते हैं या कोई भी टेस्ट सीरीज को उठाते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आसान से दिख जाता है या मिल जाता है, बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड जो हम लोग ये निकाले हैं, सेकंड स्टेज वाला, यानी तीनों बराबर नहीं है। पहला में क्या था, तीनों बराबर था, और इसमें कोई बराबर नहीं है। और शॉर्ट में बात करेंगे तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसमें अगर हल की संख्या बोले, इसमें हल की संख्या बोले तो इसमें जो है ना केवल एक हल, केवल एक हल, यानी x और y का एक्चुअल मान जो है हमें मिल जाती है। और यहाँ पर जो है ना अब ग्राफ विधि से अगर इसको हल करेंगे तो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाती है, मतलब काट देती है इसको, ठीक है। यानी x और y का निश्चित मान मिल जाता है। तो इसमें x और y का मान निश्चित, अगर आपको पूछा जाए थोड़ा सा घुमा करके कि किसी भी समीकरण युग्म का, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है, निश्चित मान या केवल एक ही हल ज्ञात करने के लिए उसका रूप कैसा होना चाहिए। तो इस तरह का रूप आप देखिएगा, इस तरह या इस तरह का रूप देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा, हो सकता है इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, और एक दूसरा लेके आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है इसको देखिए, इसको देखिए, अगर ये नहीं मिला तो ये तो मिलेगा ही, दोनों में से कोई। देखिए इसी का शॉर्ट रूप ये है, उसमें टिक कर देना, यानी इसमें जो है ना केवल एक हल होता है, केवल एक हल, केवल एक हल। और इसी को हम लोग जो है ना अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या, अद्वितीय हल, ठीक है। अब ये हम लोग तीसरा रूप में आते हैं, किस में आते हैं, तीसरा रूप में क्या है, A1/A2 = B1/B2, लेकिन तीसरा वाला इज नॉट इक्वल टू क्या है, C1/C2, ये बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन C1/C2 का बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में जो है ना इसका समीकरण, दिए गए समीकरण इनका कोई हल नहीं है। आप ना तो इसको प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, ना ही विलोपन विधि से बना सकते हैं, और ना ही वज्र गुणन विधि से बना सकते हैं। इसको आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ जो हो जाएगा, इसका ग्राफ का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। अब जो है ना आप लोग हल, इसका क्या हो गया, कोई हल नहीं, कोई
कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें क्या हुआ? कोई हल नहीं। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ पर। यही तीनों स्थिति का जो है ना पाठन करेंगे, यही तीनों स्थिति के बारे में जानेंगे, किसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? तो आप लोग हलों की संख्या जान गए। फिर से एक बार हम लोग बात करेंगे, आप लोग बोलिए पहला का हल कितना होगा? अनेक है। अपरिमित रूप से अनेक है। और इस स्थिति में रहे तो एक है, केवल एक है। और इसका कोई हल नहीं। अब ग्राफ का बात करते हैं। अगर दोनों समीकरण में हम लोग कंपेयर किए, ठीक है, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इस स्थिति में अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ संपाती यानी मान लीजिए कि इस तरह से। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोनों समीकरण का मान जब सेम निकलेगा तो जैसे 1 पर 1, 3 पर 2, 4 पर 2, इसी तरह से उस दूसरा समीकरण का भी उतना ही मान निकलेगा। तो दूसरा जब ग्राफ मान लीजिए कि एक रेखा इस तरह से है तो दूसरा को खींचेंगे ना तो इसी के ऊपर से गुजरेगा। इसका मतलब हुआ एक रेखा के ऊपर से दूसरा रेखा क्या होता है? गुजरता है। तो इसका ग्राफ को क्या बोलेंगे? संपाती। क्या बोलेंगे? संपाती। ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो गया? संपाती। संपाती हो गया। और एक होता है इसमें जब ग्राफ खींचेंगे तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो? C1/C2। तब इसका ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे ना तो इसका ग्राफ जैसे मान लीजिए कोई ऐसा गया तो दूसरा ऐसे, यानी एक ग्राफ दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। तो यही हो गया आपका प्रतिच्छेदी। क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। देखिए प्रतिच्छेदी को यानी प्रतिच्छेद करने देता है, काटने नहीं ना देता है, काटने दे देता है यानी विरोध नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। यानी प्रतिच्छेदी का ही दूसरा नाम क्या है? अविरोधी। और संपाती का एक और नाम है आश्रित। क्या है? आश्रित। समझ गए ना? यही चीज तुम लोग पूछ रहा था सर कैसे संपाती होता है, कैसे आश्रित होता है। तो आश्रित और विरोधी को अविरोधी को समझ गए जी सर। अब इसका ग्राफ के बारे में आप लोग को पहले बताए थे कि इसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर। मान लीजिए कि अगर एक रेखा ऐसे आया तो दूसरा ऐसे, यानी बीच का दूरी हमेशा बराबर, यानी एक दूसरे को कभी भी जीवन में कभी भी नहीं काट सकता। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? समांतर बोलते हैं। समांतर। इसी को बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं? विरोधी। मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहा है, यानी एक दूसरे को काटने नहीं दे रहा। तो ये होगी आपका, हम लोग आज बात किए किसके बारे में? दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। सबसे पहले एक हिसाब हम लोग लिए थे यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि इसका हलों की संख्या कितना है तो पहले A1/A2 यानी 5/6 कर देंगे। ठीक है, A1/A2 हो गया आपका। फिर जो है B1/B2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। और C1/C2 करेंगे तो 7/9। अच्छा, कहीं कटने वाला है? नहीं सर। कोई दो मान एक सेम है, बराबर है? नहीं सर। नहीं है, यानी अलग अलग है। अलग अलग है। ये तीनों क्या है? अलग अलग। अगर इसमें आपको हलों की संख्या पूछा जाएगा केवल एक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक हल। केवल एक हल। तो आप क्या कर सकते हैं? इसको टिक कर सकते हैं, केवल एक हल या अद्वितीय हल। अगर मान लीजिए कि आपको पूछ ले इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब देखिए कभी कभी इधर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरह का हिसाब दे देता है। अब बोलता है क्या कि x और y का मान ज्ञात करेगा। x और y का मान ज्ञात करेगा। तो x और y का मान अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, इस हिसाब को हम लोग जैसे लेते हैं तो आप जो है कोई विधि अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप वज्र गुणन लागू कीजिए या प्रतिस्थापन या विलोपन। तो देखिए जब प्रतिस्थापन, वज्र गुणन या विलोपन विधि का जो है स्पेशल यूज कब करते हैं? जब ऊपर लिख देता है, कभी कभी 2 नंबर में आप लोग पढ़िएगा, समीकरण युग्म दे देता है और उसमें लिख देता है क्या? इसको विलोपन विधि, दिए गए समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें, दिए गए समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करें, या दिए गए समीकरण युग्म को कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि से। जैसे मान लीजिए इस हिसाब को हम लोग विलोपन विधि में बनाना चाहेंगे। किस विधि में? विलोपन विधि। विलोपन विधि से। ठीक है, ऊपर लिख दिया विलोपन विधि से। इसमें जो है ना एगो जो है आपको x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए।
x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ 5x है, यहाँ पर 6x, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 5। अच्छा मान लीजिए समीकरण 1 को जो है ना हम 5 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 को 3 से, तो 15 पूरा जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका लघुत्तम कितना हो गया 15 को 3 से भाग देंगे कितना 5। तो समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं आप समीकरण 1 को 5 तथा समीकरण 2 को 3 से गुना कर घटाने। देखिए घटाने पर या जोड़ने पर कैसे लिखेंगे, तो आप लोग को याद होना चाहिए जब सेम चिन्ह रहेगा, यानी दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, यानी ऊपर वाला y या ऊपर वाला x और नीचे वाला y या नीचे वाला x, चाहे x को काटिए या y को काटिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोनों अगर सेम चिन्ह का रहेगा, दोनों प्लस में रहे या दोनों माइनस में, तब लिखेंगे घटाने पर। आइए वो प्लस में रहे और एगो माइनस में रहे, तब लिखेंगे जोड़ने पर। क्योंकि आप लोग जानते हैं समान चिन्ह पर क्या होता है जुटता है और वह समान चिन्ह पर घटता है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ काटना है, घटाना है। तो चिन्ह को क्या करना है, अलग करना है। प्लस रहेगा तो माइनस में और माइनस रहेगा तो प्लस में, यानी समान चिन्ह पर घटाने पर लिखेंगे और वह समान चिन्ह पर जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है और घटा में चिन्ह बदलता है। चलिए तो इसको गुना करना है किससे, 5 से, तो 25x प्लस 15y और यहाँ 17 × 5 = 85, फिर यहाँ 3 से 3 × 18x और 3 × 5 = 15, 5 × 15y बराबर 9, ठीक है 15 हो जाएगा। अब यहाँ जो है ना चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, बच गया 25x में हमको कितना घटाना 18x, 7x बचता है और यहाँ 85 में 27, तो एक उधार लेंगे, 15 में 7 जाएगा 8 और यहाँ पर कितना बचा 7 में 2 गया 5, 58, कटने वाला नहीं है, इसीलिए x बराबर कितना 7। यही आपका x का मान है। हल करना है विलोपन विधि से, तो फिर इस बार y को विलुप्त किए थे, इस बार x को विलुप्त करना है। तो x को विलुप्त करने के लिए समीकरण यहाँ से सोचिए, इसको हम गुना कर देते हैं 6 से और इसको 5 से, हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 30x, ठीक है, और प्लस 18y बराबर 17 छक्के 102, और यहाँ कितना हो जाएगा 30x प्लस 25y बराबर 9 × 5 = 45, इतना हो गया। माइनस 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 क्या यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 को या लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे लिख लिए, अब यहाँ बराबर देना ना। अब यहाँ पर देखिए काटने वाला कौन है, 30x, 18y में 25y घटेगा तो बचेगा इसमें कितना -7y बराबर यहाँ कितना बचेगा, आप घटा दीजिए 102 में 45 को घटा दीजिए, तो 12 में कितना जाएगा 5, तो 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 में 4 जाएगा 57, इसीलिए y बराबर क्या हो गया 57 बराबर -57/7, यानी x बराबर आ गया आपका कितना 58/7 और y बराबर -57/7। ये आंसर तो ये हो गया आपका किस विधि से, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। अब मान लीजिए कि 5 नंबर में आपको एक समीकरण युग्म दे दिया, ठीक है, और बोलेगा कि आप जो है ना इसको ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से तो हल करने के लिए आप लोग जानते हैं उसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। चलिए एक ग्राफीय विधि से हम लोग हल करते हैं। एक हिसाब लेते हैं, जैसे एक हिसाब लेते हैं 2x + y बराबर 5, ठीक है, और x - y बराबर 1। एक सिंपल सा हिसाब लिया, ठीक है। तो समीकरण 1 हुआ, दूसरा समीकरण 2। अब दोनों पे हम लोगों को विचार करना है और इस बार हल करना है किस विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से जब हल करेंगे तो x और y का मान हमें मिलना चाहिए और x और y का कम से कम 3 मान याद करेंगे। देखिए आप जब कॉपी में अपना जो है ना सिंपल वाला कॉपी में जब बनाएंगे तो आपको कटने वाला मान जो मिल जाना चाहिए, कॉमन पॉइंट।
तब जो है ना आपका गलती नहीं होगा। और ग्राफ में अगर 2 मान आप ले लेते हैं और ग्राफ जब खींचते हैं वो अपने आप कहीं पर कटेगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि किस बिंदु पर कटा। तो ग्राफी विधि से हिसाब बनाना आपको कौन सा मतलब सुविधा किस में होगा, सिंपल कॉपी में या ग्राफ कॉपी में? ग्राफ कॉपी में ज्यादा आसान होगा। और ग्राफी विधि वाला जो हिसाब या ग्राफ बनाना ग्राफ कॉपी में ही बनाया जाता है, बट हम लोग ऐसे यूज के लिए जो है ना हम लोग बना लेते हैं सिंपल कॉपी में ही, ठीक है। तो ग्राफ कॉपी में आप बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं पड़ता है कि कौन सा मान लेंगे, किसमें कटेगा किसमें नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ओवर दिमाग लगाना पड़ेगा कि अरे इसमें इतना है तो कौन सा मान इसमें भी लेंगे जो दोनों कॉमन पॉइंट आ जाए तब मेरा x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या लिखते हैं, समीकरण समीकरण एक। तो आप लोगों को हम बताए थे कि इसको जो है ना आप विस्तारित रूप से बढ़ा करके भी हल कर सकते हैं या डायरेक्ट बॉक्स में जो है भी हल कर सकते हैं। जैसे हम समीकरण 1 लिए 2x + y = 5 है, इसीलिए देखिए y को बचाना ज्यादा क्या है, आसान है। तो हम y को बचा लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2x, यानी x का मान मानते रहेंगे तो y का मान निकलते रहेगा। तो कम से कम जो है ना 2 या 3 मान हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। जैसे x के जगह पर हम पहले 0 लेंगे, y का मान क्या बचा था 5। x का मान अगर हम 1 लेते हैं तो y का मान कितना बचता है 3। x का मान अगर 2 लेते हैं तो 2 दूने 4 और इसका मान 1, ठीक है। अब कितना मान ले लिए, 3 मान ले लिए। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण कितना से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। बताइए आपका समीकरण 2 क्या था, x - y बराबर। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x को बचाना ज्यादा आसान होगा, y माइनस में उस पर भेजेंगे तो प्लस, ठीक है। माइनस को रखेंगे हो सकता है कि बीच में मिस्टेक तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बच्चे क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, 10th में है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्लास में है। आपको चिन्ह पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों को देखा जाता है कि हिसाब सही बना के आता है, लेकिन चिन्ह में जो आके जो है ना कभी कभी गलती कर देता है। और निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ में इस सब में जो है ना चिन्ह बहुत ज्यादा मायने रखता है, खास करके निर्देशांक ज्यामिति में जो है ना एक चिन्ह से जो है आपका जो है ना आंसर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर लिख देंगे क्या 1 + y, ठीक है। यहाँ पर फिर बॉक्स बना लेंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए, हो सकता है कुछ विद्यार्थी कमेंट्स करें कि सर आप कितना सिंपल में हिसाब बताएं, तो ये बिल्कुल सिंपल। ग्राफ में जो है ना आपका सिर्फ ग्राफ को देखा जाता है कि आपका मान किस में कटा, आपका जो है ना हल को नहीं देखा जाता है। और हल इस तरह से आप करते हैं, मैथ को आप चाहे जितना भी हो उसको जो है ना उसको निचोड़ के साथ कितना मतलब छोटा करके आप बना सकते हैं, ठीक है। क्यों कि मैथ जो है आपका माइंड पर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना जो ओवर सोच सकता है, कितना ज्यादा कितना स्टेप को हम लांग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए x और यहाँ पर क्या लिखे y। अब बताइए इस बार y का मान मानना पड़ेगा। मान लीजिए y का मान हम 0 लेते हैं तो x का मान 1 रहता है, y का मान 1 लेते हैं तो 2 और y का मान 2 लेते हैं तो 3। अब दोनों में देखिए कॉमन पॉइंट कुछ मिला है, देखिए 2 पर 1 और 2 पर 1, इसका मतलब x का मान 2 होगा, y का मान 1। अब इसको चेक भी करके आप देख सकते हैं कि जो मान हम निकाले वो सही है या गलत है। दोनों समीकरण को जो है ना संतुष्ट कर देना चाहिए वो मान। तो x का मान 2 आ रहा है, y का मान 1 आ रहा है, तो यहाँ पर रखते हैं 2 दूने 4 और y का मान 1, तो 4 1 5 बन गया। अब 2 में 1 घटेगा, कितना 1, इसका मतलब समीकरण को बिल्कुल संतुष्ट कर दिया। कोई डाउट किसी प्रकार का, तो आप समझ लीजिए कि 110% आपका हिसाब क्या है, सही है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, ग्राफ कॉपी में इसके लिए ग्राफ खींचना है और जो है इसको सही से खींच दीजिए और काट दीजिए, नीचे x और y का मान लिख दीजिए। आपका 5 में 5 नंबर आपका झोली में आपका कॉपी में बिल्कुल जुड़ जाएगा। चलिए इस तरह से जो है ना आप इस तरह से कर दीजिए, ठीक। आपका जो है क्षैतिज जो कतार है किसका है, x का, x डैश y डैश और x y एक दूसरे 0 पर 0। x का हाईएस्ट मान कहाँ तक लिए हम लोग 3 तक, और y का हाईएस्ट मान 5 तक। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। पहला ग्राफ, पहला क्या है 0 पर 5, 0 पर 5 ले लिए। यहाँ पर 1 पर 3, 1 के सामने 3 तक जाएंगे
फिर है आपका 2 पर 1, 2 पर 1 ये सामने, ठीक है। अब ये तीनों बिंदु को जो है आप क्या कीजिएगा, स्केल के सहारे मिला दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है 0 पर 5, यहाँ पर लिख देना है 1 पर 3, यहाँ पर लिख देना है 2 पर 1। अब दूसरा ग्राफ लीजिए, ये दूसरा समीकरण लीजिए, 1 पर 0, 1 पर 0 तो यहीं पर क्यों, y का मान अगर 0 रहे तो वो x अक्ष पर रहेगा, x का मान 0 रहे तो y अक्ष पर रहेगा। 2 पर 1, 2 पर 1 यही बिंदु आ गया, और 3 पर 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 पर 2, ठीक है। इसको मिला देंगे, मिल गया। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 1 पर 0 और यहाँ पर लिख देंगे 3 पर 2। अब बताइए कटा कहाँ पर, 2 पर 1, तब यहाँ आपको लिख देना है, इसीलिए x बराबर 2, y बराबर 1, यही आपका आंसर। इस तरह से आप बनाते हैं ग्राफ को। और देखिए आप लोग मतलब देख लीजिए, कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, या कोई प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, या किसी भी साल का प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा लीजिए, आपको ग्राफ मिलेगा ही। यानी ग्राफ आप हल करने के लिए सीख जाइए, आपको 5 नंबर निश्चित। यानी आप इतना जान लीजिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को अगर आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अगर आप सही से जानकारी प्राप्त कर लिए, उसको हल करने का तरीका, कितना हल है, कौन ये होगा विरोधी होगा, कौन विरोधी होगा, किसका कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है, किसका केवल एक हल है, जितना पॉइंट को आपको हम बताए, अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं और सही से इसका अनुसरण करते हैं और 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका को जान लेते हैं, तो 10 नंबर जो आपका पक्का हो जाएगा क्लास 10 में, ठीक है, या मैट्रिक का फाइनल एग्जाम में, ठीक। बस।